आप सभी का स्वागत है। आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र की कड़ी में विलियम वर्ड्सवर्थ को समझेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि मूलतः अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी कवि रहे हैं और उन्हें लिरिकल बैलेड्स कविता संग्रह के विविध संस्करणों की भूमिकाओं के एक आलोचक के रूप में भी प्रतिष्ठित किया गया है। तो आज हम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत समझेंगे। काव्य भाषा सिद्धांत के अंतर्गत वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि काव्य क्या है। काव्य में उन्होंने ग्रामीणों की दैनिक भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा है, अर्थात जो काव्य की भाषा हो वह सरल होनी चाहिए। ग्रामीण जीवन में मनुष्य के भाव सरल, निष्कपट, सच्चे होते हैं तथा प्रकृति के निरंतर संपर्क से विकसित होते हैं, इसलिए उनमें तादात्म्य सुगम होता है। वे कहते हैं कि गद्य और पद्य की भाषा में तात्विक भेद नहीं होता है। प्राचीन कवियों का जो भावबोध रहा है वह जितना सरल था, उनकी भाषा उतनी ही सहज थी। भाषिक जो कृत्रिमता है और जो आडंबर है वो बाद के कवियों की देन है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के सिद्धांत के विषय में अपना एक निश्चित मत प्रस्तुत किया है। उन्होंने माना है कि कविता की भाषा जन साधारण से जुड़ी हुई होनी चाहिए। यहाँ पर जन साधारण का मतलब ग्रामीण जनों से है, ग्रामीण लोगों से है, जन सामान्य से है। आइए अब हम वर्ड्सवर्थ का जो काव्य भाषा सिद्धांत है उसको हम समझते हैं। काव्य की भाषा कैसी हो, इस विषय में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। भारतवर्ष के संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्य कुंतक ने तो रीति को काव्य की आत्मा मान लिया था। उन्होंने रीति को विशिष्ट पद रचना अर्थात भाषा का विशिष्ट रूप बतलाया। वास्तव में काव्य का आरंभ सभी देशों में उसी भाषा के माध्यम से होता है जो विशिष्ट जनों की नहीं अपितु जन सामान्य की भाषा होती है। जिस तीव्र गति से जीवन और जीवन की भाषा में परिवर्तन होता है, उस गति से साहित्य और साहित्य की भाषा में परिवर्तन नहीं होता। अंग्रेजी भाषा के अध्यापन को वर्ड्सवर्थ के समय तक लगभग 120 वर्ष पूरे हो गए थे, परंतु आज के साहित्य में हिंदी में जैसे शब्दों और वाक्य विन्यास का प्रयोग हो रहा है, इस प्रकार परिवर्तन अंग्रेजी की काव्य भाषा में नहीं आया था। वर्ड्सवर्थ रीतिबद्धता को अस्वाभाविक मानते हैं। वर्ड्सवर्थ का यह भी मत है कि सभी देशों के प्राचीनतम कवियों ने प्रायः वास्तविक घटनाओं के द्वारा उत्तेजित भावों के कारण कविताओं की रचना की है। उन्होंने प्राकृतिक रूप से तथा मनुष्य के रूप में लिखा है। क्योंकि उनके भाव सशक्त थे, इसलिए उनकी भाषा निर्भीक और अलंकृत होती थी। बाद में निम्न कोटि के कवियों ने उस प्रभावपूर्ण भाषा का अनुकरण किया, यद्यपि उनमें उन भावों का उद्रेक नहीं था। इस विषय में वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? तात्पर्य यह है कि वर्ड्सवर्थ का मत क्या है। उनका मत है कि भाव एवं विचार तथा भाषा का संबंध स्वाभाविक है। जिस प्रकार का और जिस कोटि का भाव होगा, उसी प्रकार का और उसी कोटि की भाषा भी होती है, अर्थात जिस कोटि का भाव होगा उसी कोटि की भाषा होगी। वर्ड्सवर्थ ने मनुष्यों की वास्तविक भाषा का स्वरूप स्पष्ट किया है। वास्तव में मनुष्यों की वास्तविक भाषा से उनका तात्पर्य उस भाषा से था जो भावों और विचारों के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई है, उन भावों और विचारों को सहज रूप से व्यक्त कर सके। साधारण भाषा का अर्थ वर्ड्सवर्थ ने तुच्छ भाषा के रूप में नहीं माना। इतना ही नहीं, वर्ड्सवर्थ ने प्रारंभिक काव्य भाषा और साधारण भाषा का अंतर भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रारंभ में काव्य की भाषा और साधारण भाषा में अंतर था। इसका एक अन्य कारण भी था, उसमें छंद का योग पहले से ही हो चला था। यही कारण था कि उनके द्वारा लोग वास्तविक जीवन की भाषा की अपेक्षा अधिक प्रभावित होने लगे थे। तो कवि ने काव्य भाषा के विवेचन के अंत में यह विचार व्यक्त किया कि कल्पना और भाव की कृतियों
कि एक और केवल एक भाषा होनी चाहिए, चाहे वे कृतियां गद्य में हो या पद्य में। छंद इस प्रकार की कृतियों के लिए ऊपरी अथवा आकस्मिक तत्व होते हैं। आइए अब हम समझेंगे कि काव्य भाषा के गुण क्या होने चाहिए। वर्ड्सवर्थ ने जिस प्रकार काव्य की वस्तु साधारण जीवन से ली है, उसी प्रकार उसने भाषा भी वहीं से ग्रहण की है। उनकी दृष्टि में भाषा में भी कुछ गुण अपेक्षित होते हैं और इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि इन मनुष्यों का संपर्क उन सर्वोत्तम वस्तुओं से रहता है जिनसे भाषा का सर्वोत्तम अंश उपलब्ध होता है। अपने सामाजिक स्तर और अपने परिचय की संकीर्ण परिधि तथा समानता के कारण वे सामाजिक कृत्रिम प्रदर्शनों के वश में अपेक्षाकृत कम रहते थे। अर्थात उनका मानना था कि बाह्य आडंबर या कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। इसके कारण वे अपनी अनुभूतियों और विचारों को सहज रूप से व्यक्त करते हैं। इसलिए बार बार अनुभवों तथा नियमित अनुभूतियों से उत्पन्न होने वाली यह भाषा कवियों द्वारा निर्मित समृद्ध भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी एवं दार्शनिक भाषा होती है। आइए अब वर्ड्सवर्थ का जो काव्य भाषा सिद्धांत है उसको समझते हैं कि वर्ड्सवर्थ गद्य और पद्य की भाषा में अंतर नहीं मानते थे। गद्य की भाषा पद्य में परिवर्तित हो सकती है। वर्ड्सवर्थ गद्य और पद्य की भाषा को एक मानते थे। उनका मानना था कि अपनी गद्यमयी भाषा के समर्थन में वर्ड्सवर्थ यहाँ तक कहते हैं कि दोनों भाषाओं को अभिव्यंजना करने वाली इंद्रियां तथा दोनों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां एक ही हैं और इनका राग और रुचि दोनों परस्पर समान है। जनसाधारण की भाषा से वर्ड्सवर्थ का तात्पर्य था, जिसे उन्होंने अपने ग्रंथ लिरिकल बैलेड्स के अतिरिक्त किसी भी अन्य ग्रंथ में प्रयोग नहीं किया। वर्ड्सवर्थ ने बाद में सुधार और परिवर्तन की बात भी कही है कि भाषा का चुनाव लोगों की वास्तविक भाषा से करना चाहिए। यही जनसाधारण की भाषा का अर्थ है। इससे स्पष्ट होता है कि वे सामान्य भाषा को ज्यों का त्यों अपनाने के पक्ष में नहीं थे। वे उस भाषा में चुनाव करना आवश्यक समझते थे। वर्ड्सवर्थ का भाषा संबंधी जो मत है वो इस प्रकार है कि वर्ड्सवर्थ का भाषा संबंधी मत काव्य से संबंधित विचारों से घनिष्ठ संबंध रखता है। वे कविता को तीव्रतम भावावेग का उच्छलन मानते हैं और यह नित्य सनातन सत्य है कि भाव के आवेग के समय हृदय से जो भाषा निकलती है उसमें स्वाभाविकता, सरलता और सजीवता होती है। इस प्रकार की भाषा में कोई आडंबर नहीं होता है और यह भाषा तो प्रसाद गुण से ही ओतप्रोत हो। ऐसा लगता है कि तीव्र भावावेग के समय भी भाषा में कवित्व शक्ति के प्रभाव से अनेक अलंकारों और वक्रोक्ति आदि का समावेश हो जाता है। ऐसे समावेश को वर्ड्सवर्थ कृत्रिम नहीं मानते। उनकी दृष्टि में कृत्रिमता वह है जो ऊपर से चिंतन आदि के द्वारा लाई गई हो और जो भाषा को बोझिल बना दे। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कवि जितना भाषा के निकट पहुंचेगा उसकी भाषा शैली उतनी ही सच्ची होगी और कवि कर्म में उसे सफलता प्राप्त होगी। वर्ड्सवर्थ भाषा में उन प्रणालियों के विरोधी थे जिन्हें हम मानवीकरण, वक्रोक्ति और विपर्यय आदि के रूप में स्वीकार करते हैं। वर्ड्सवर्थ ने 17वीं शताब्दी की जो शैलीगत विशेषताओं, विलक्षणता, दुरारूढ़ कल्पना, अतिशयोक्ति, शाब्दिक चमत्कार और अस्पष्टता थी, उसकी आलोचना की है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि कवि मूलतः आलोचक न होते हुए भी पश्चिमी काव्य समीक्षा में उनकी काव्य भाषा विषयक जो मान्यताएं थी उनका विशेष महत्व था। कवि ने काव्य भाषा को कृत्रिमता के बंधन से मुक्त किया। उसके स्थान पर सामान्य बोलचाल की भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया या काव्य भाषा का पद दिया। तो इस प्रकार आज हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत को समझा।